ठीक है स्टूडेंट्स, हेलो। बीच बीच में मैं आप लोगों को जनरल नॉलेज की बातें बताता रहता हूँ, पढ़ाता रहता हूँ। उसी क्रम में आज फिर आपके लिए मैं एक जनरल नॉलेज की क्लास लेकर आया हूँ। कुछ टॉपिक्स हैं मेरे पास जिनमें बिल्कुल रिसेंटली अभी ताजा घटनाक्रम है कि जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं और अभी तक भारत का कहना नहीं मान रहे थे, यहां तक कि राजनयिकों का आवागमन या उन्होंने अपने राजनयिक हटा लिए, ऐसी स्थितियां तक बन गई थी। किंतु ट्रंप ने कल एक ही धमकी दी ऐसी कि जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, आज भाग के ट्रंप के पास पहुंचे कि कैसे भी करके ये मामला हल करा दीजिए। अगर आपको पता ना तो मैटर क्या है, किस बात पर ये इतना कनाडा और इंडिया के बीच में जो रॉ बना, उसका कारण सिंपल है कि जो खालिस्तानी, जिसको कनाडा के पीएम एक रिवोल्यूशनरी गार्ड का समूह समझते हैं या कहते हैं, जो कि अपने लिए हक मांग रहे हैं, और इंडियन गवर्नमेंट उसको एक टेररिस्ट का समूह घोषित कर चुकी है। वो टेररिस्ट हैं और वो प्रायः भारत के लिए खतरा उत्पन्न करते रहते हैं, जो हमारे देश को समय समय पर घायल करते रहते हैं, तरह तरह से समस्याएं उत्पन्न किया करते हैं। उसमें जब पन्नू वाला केस हुआ तो वहीं से थोड़ा थोड़ा हमारी विदेश नीति कनाडा से डगमगाने लगी। कनाडा ने इसमें सहयोग नहीं करा। तो इसमें बस आप ये याद रखिए घटनाक्रम में कि ट्रंप ने चेतावनी दी थी, ट्रूडो पहुंचे हैं, शाम तक जो भी निकल कर आएगा मैं कल आपको बताऊंगा इस बारे में कि क्या हुआ। खैर, हम लोग जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाते हैं तो हालांकि अब तो पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त हो चुकी हैं। आज मैं आपको पंचवर्षीय योजना क्यों, किस लिए और कब से कब तक, इन पर चर्चा करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि सन 2017 में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का दूसरा कार्यकाल चल रहा था। उसी बीच योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। आप लोग यह नाम जरूर याद रखिएगा कि अब योजना आयोग नहीं रहा, वो नीति आयोग है। हालांकि कार्य वही है, देश के विकास की योजनाएं बनाना, तरह तरह की नीतियां बनाना। जब हमारा देश सन 1947 में आजाद हुआ तो शुरुआत से ही देश को कई तरह की आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि देश की आजादी के समय ही जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी उसका भी बंटवारा हो गया था। और जब पाकिस्तान अलग हुआ, आप जानते हैं पाकिस्तान एक नहीं दो बने थे, भले वो एक कहे जाते थे, पर एक पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था जो अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। 1971 में मुक्ति सेना ने उसको मुक्त करा दिया, वो मुक्त है। और पश्चिमी पाकिस्तान जो आज भी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, इनको काफी पैसे बंटवारे में देने पड़े। खैर, फिर योजना आयोग ने योजना बनाई कि हम अपने देश को डेवलपमेंट के रास्ते पर ले जाने के लिए थोड़े थोड़े समय की अल्पकालिक योजनाएं तैयार करें और उनमें हम एक टारगेट बना लें कि हमें इस बार इस क्षेत्र पर फोकस करना है। हमारे पास जो संसाधन है उनके माध्यम से इस क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना है, आगे निकलना है। और उसी क्रम में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत हुई। स्टूडेंट्स, आपको बताना चाहूंगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री, जो कि बच्चों से बहुत प्यार करने के कारण चाचा नेहरू के नाम से भी जाने जाते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने कार्यकाल में प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू करी थी। और इस पंचवर्षीय योजना का आरंभ सन 1951 में किया गया। यह योजना 1951 से 1956 तक चली, पूरे 5 साल चली। और क्योंकि उस समय की जो हमारी प्राथमिक समस्या थी, जो हमारे देश की मूलभूत समस्या थी, वो थी खाद्यान्न की उपलब्धता। हम विदेशों पर इस मामले में काफी निर्भर थे। गेहूं बाहर से आए तो हम उसकी पूर्ति पर्याप्त मात्रा में कर पाते थे। तो शासन ने निर्णय लिया
कि जो हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना है, इसमें कृषि को प्राथमिकता दी जाए, कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाए, कृषि यंत्रों को बढ़ावा दिया जाए। जब इसका क्रियान्वयन किया गया, पूरे 5 साल इसका क्रियान्वयन किया गया, तो इसमें काफी परिवर्तन देखने को मिले, क्योंकि देश नया नया आजाद हुआ था। हो सकता है कि उतना रिजल्ट नहीं मिले जितने अपेक्षित थे, किंतु क्योंकि समस्याएं ज्यादा थी, संसाधन तो हमारे देश पास खूब थे, पर उनका दोहन वैसे नहीं हो पा रहा था जैसा हम चाह रहे थे। तब इतना मशीनी युग हम अपने देश में लागू नहीं कर पाए थे जितना मशीनी सिस्टम आज हो गया है। तो लेकिन काफी बेहतर हम उसमें बन सके। बाद में जब मुझे याद पड़ता है कि जब हमारे देश के द्वितीय प्रधानमंत्री, बड़े आदर से उनका नाम हमारे देश में लिया जाता है, सादगी और सरल जीवन शैली की प्रतिमूर्ति लाल बहादुर शास्त्री जी, जो हमारे देश के द्वितीय प्रधानमंत्री थे, उनके कार्यकाल में मैं इस एक घटना का जिक्र आपसे अवश्य करना चाहूंगा और इस पर आप नजर जरूर रखें। उनके कार्यकाल में अमेरिका ने इंडिया को गेहूं देने से मना कर दिया। कारण भारत पाकिस्तान का टकराव, भारत पाकिस्तान के बीच अनबन। क्योंकि ये तब की बात है जब पाकिस्तान प्रायः अमेरिका पर निर्भर भी रहता था और अमेरिका पूरी तरह से अपना वरद हस्त पाकिस्तान पर रखे हुए था। तो उसी नाराजगी क्रम में अमेरिका ने हमें अनाज देने से, गेहूं सप्लाई करने से मना कर दिया और तभी हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान का। जवानों का आह्वान किया था कि आप देश की रक्षा करें, जो बन पड़ेगा संसाधन जुटाए जाएंगे। और किसानों का आह्वान किया गया कि आप जिस भी तरह से बन पड़े सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें कि हमारे देश में अन्न का अधिकाधिक उत्पादन हो। मुझे याद है कि मैंने उनका एक स्टेटमेंट पढ़ा हुआ था। उन्होंने कहा था अपने देश की जनता से, अपने उद्बोधन में कहा था कि अपने पेट पर रस्सी बांधो, एक समय भोजन करो, सप्ताह में कम से कम एक दिन का उपवास जरूर करो, जिससे कि हमारी खाद्यान्न की निर्भरता दूसरे देशों पर कम से कम हो सके। और यह तभी की बात है जब कृषि क्षेत्र को इतना बढ़ावा दिया गया कि जिसे हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन नाम दिया गया। ये एग्रीकल्चर के ही क्षेत्र में था और तब से आज तक हमारे देश ने कभी भी धन धान्य के उत्पादन में पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब तो हमारे कृषि यंत्र एक से एक अत्याधुनिक आ गए हैं, जिनके माध्यम से हमारा उत्पादन काफी बढ़ा है। उसी कार्यकाल में उर्वरकों पर भी जोर दिया गया। उर्वरक पहले बाहर से आते थे, धीरे धीरे कारखाने हमारे देश में लगे और हमारा धन धान्य का उत्पादन बढ़ा। इसी बीच एक संस्मरण और सुनाना चाहूंगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में शरद पवार जी कृषि मंत्री थे। शरद पवार का नाम तो आपने सुना ही होगा, महाराष्ट्र के राजनीति के एक प्रमुख चेहरे हैं शरद पवार जी, और उन्हें भी अपनी सादगी के लिए जाना पहचाना जाता है। शरद पवार जी कृषि मंत्री थे और अमेरिका में खाद्यान्न कम पड़ गया। तब अमेरिका के राष्ट्रपति ने बड़ा ही गैर जिम्मेदाराना ही कहा जाएगा, एक स्टेटमेंट दिया कि हमारे यहां खाद्यान्न कम पड़ जाता है क्योंकि इंडिया वाले दिन भर में 3 बार खाना खाते हैं। और उनके रिप्लाई में हमारे जो आदरणीय शरद पवार जी ने उत्तर दिया उनको, वो उनको भी खटका होगा और हम लोगों का सीना तो चौड़ा हो ही गया। बाई चांस उस साल हमारे देश ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करके अन्न उत्पादन किया था और शरद पवार जी ने उत्तर दिया कि उगाते हैं तो खाते हैं, चाहे 3 बार खाए चाहे 4 बार खाएं। पंचवर्षीय योजनाओं पर पुनः लौटता हूं। ये बातें जो मैंने बताई, यदि आप सिविल की तैयारी कर रहे हो या किसी भी अच्छे कंपटीशन में हो, कि छोटी छोटी महीन बारीक बातें
जरूर जानकारी में रखनी चाहिए। तो हमारी जो प्रथम पंचवर्षीय योजना, छोटा सा मैं चार्ट भी पीछे बना रहा हूं आपको, जिससे कि समझने में आराम से सुविधाजनक लगे, कि जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना, इसका नाम था 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से शुरू हुई और ये 56 तक चली, जिसका मुख्य था उद्देश्य कि कृषि क्षेत्र में निर्भरता पाई जाए, कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाए और इसमें अपनी स्वयं की निर्भरता पाई जाए। क्योंकि अगर पॉपुलेशन देखा जाए, आबादी देखी जाए, तो हम लोग भले आज दुनिया में नंबर 1 पर आबादी में है, पर हम कभी आबादी के मामले में किसी से पीछे नहीं रहे। आबादी में हम हमेशा आगे रहे हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ संसाधनों की जरूरत भी उसी अनुसार पड़ती रही। इसी बीच आपको मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि हरित क्रांति को तो बढ़ावा दिया गया कि अन्न उत्पादन ज्यादा से ज्यादा हो, लेकिन केवल अन्न उत्पादन से ही बात बनने वाली नहीं थी। 2 योजनाएं इस क्रम में और लागू की गई। एक श्वेत क्रांति, जिसमें जो दुग्ध उत्पादन है उसको बढ़ावा दिया गया, जानवरों के खरीद पर शासन किसानों को, उनके पालकों को सब्सिडी देती थी और उद्देश्य था कि आप अधिक से अधिक दुधारू पशु को अपने जीवनचर्या में शामिल करें, उनका पालन करें और दूध उत्पादन करें। इसके अतिरिक्त एक और रखा गया जिसको ब्लू रेवोल्यूशन यानी नीली क्रांति कहा जाता है। नीली क्रांति का उद्देश्य था अतिकाधिक, जितना अधिक हो सके मत्स्य उत्पादन, मछली उत्पादन। देखिए, थोड़ा आपको लग सकता है कि भारत में अभी भी मोस्टली लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, पर ये हमें लगता है मोस्टली नॉन वेजिटेरियन। हमारा जितना कोस्टल एरिया है, आप बंगाल से शुरू करिए, अरब सागर तक चले आइए, या इधर अरब सागर के पास से शुरू करिए, कोस्टल चले आइए पूरा नीचे से हिंद महासागर, तमिलनाडु के किनारे किनारे होते हुए और पश्चिम बंगाल तक इधर चले आइए आप, बंगाल खाड़ी तक। तो ये सारे लोग अपने मुख्य रूप से भोजन के लिए मछली पर निर्भर करते हैं। क्योंकि हमारा जो उत्तर भारत है, जो मध्य भारत है, और कह लिया जाए कि जो पश्चिमोत्तर भारत है, यही मुख्य रूप से खाद्यान्न उत्पन्न करते हैं। वरना खाद्यान्न जितने क्षेत्र में होता है उससे कहीं अधिक या उसके आस पास क्षेत्र में तो हमारे देश में मसाले और मेवे उत्पन्न होते, उत्पादित किए जाते हैं। तो खाद्यान्न की समस्या से लड़ने के लिए, उसको बेटर फाइट करने के लिए 3 क्रांति प्रमुख रूप से नाम ली जाती है, जिनमें श्वेत क्रांति दूध उत्पादन के लिए, नीली क्रांति जिसे ब्लू रेवोल्यूशन कहा गया मत्स्य मछली उत्पादन के लिए। आज भी शासन इसके लिए बढ़ावा देता है। अगर आप मछली पालें, आप अपने खेत को खुदवाकर तालाब बनवाइए, शासन आपको मछली के बीज प्रदान करता है, निःशुल्क प्रदान करता है। और तरह तरह से अगर आप अपने खेत में अपना खेत खुदवाकर तालाब बनवाते हैं तो उसमें भी सरकार कुछ अनुदान देती है, जिससे कि आपको इसके लिए बढ़ावा मिले। दूसरी जो हमारी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई वो 1956 से 1961 तक रही। 1956 से 1961 तक 5-5 साल की योजनाएं थी और इसमें फिर बात रखी गई कि अब उद्योग धंधों को बढ़ावा दिया जाए। बताता हूं क्यों उद्योग धंधों पर इतनी जल्दी बात आ गई। आखिर क्यों पूरी तरह से कृषि पर जीत पाए, क्यों हम सीधे उद्योग पर आ गए, इस पर चर्चा अनिवार्य है। क्योंकि अर्थशास्त्र भी एक बड़ी अच्छी भी है और चूक जाओ तो फिर गलतियां ऐसी हो सकती कि अर्थव्यवस्था ही चौपट हो जाए।
अभी एक देश की हालत बिगड़ी, बाद में बताऊंगा, पहले इसको देखा जाए। उद्योगों पर आने की मजबूरी थी, क्योंकि कृषि पर हम आत्मनिर्भरता तो प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन कृषि के लिए हमारे पास मैदानी क्षेत्र थे ही कितने। उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, आधा मध्य प्रदेश जो पठार से नहीं है, बाकी तो पठारी उधर है, साउथ तरफ आप बढ़ोगे, इधर पंजाब चले आइए, हरियाणा चले आइए, हिमाचल में भी नीचे नीचे का एरिया ले लीजिए, असम में भी थोड़ा सा नीचे का ही लीजिए, बिहार में भी, बिहार तो लगभग पूरा है, और इधर राजस्थान में भी मरुभूमि छोड़ करके आ जाइए। यानी कुछ ही क्षेत्र हमारे पास ऐसे थे जिनमें अन्न उत्पादन सबसे ज्यादा किया जा सकता था। इनमें पंजाब और उत्तर प्रदेश, अब तो उत्तराखंड भी अलग बन गया है, पहले उत्तराखंड इसी में था, उत्तर प्रदेश में ही इनमें सबसे ज्यादा उत्पादन होगा था। हरियाणा, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश मुख्य थे। दलहन के लिए जाओ, दलहनी फसलों के लिए जाओ तो आप मध्य प्रदेश निकल जाइए, महाराष्ट्र निकल जाइए, इधर कर्नाटक का ऊपरी हिस्सा देख लीजिए, इसी तरह से थोड़े से क्षेत्र थे बीच के हमारे। क्यों? क्योंकि उधर हम पठार में पहुंच गए। आप उत्तर प्रदेश क्रॉस कर जाइए, मध्य प्रदेश पहुंच जाए, मध्य प्रदेश के बाद फिर आप धीरे मध्य प्रदेश से ही आप पठारी क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। पामीर के पठार के बारे में प्लेट्यूज आप पामीर से पढ़ा होगा, और ये हम फिर धीरे धीरे पथरीली रेतीले इसी क्षेत्र में पहुंच जाते हैं, और ये साउथ तक चलता है, तमिलनाडु तक। हमें इतना प्लेन, इतना समतल भूमि नहीं मिलती जितना उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, इन क्षेत्रों में आराम से मिल जाती है खेती के लिए, कृषि योग्य भूमि। तमिलनाडु में भी एक नाम याद आया है तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, फेंगल तूफान आ गया है भाई, तबाही मचाने के लिए तैयार है वो भी, और उस क्षेत्र के लोगों को अलर्ट कर दिया गया है, साइक्लोन हिट करेगा फेंगल। इसका अलर्ट पिछले 3-4 दिनों से शासन द्वारा दिया जा रहा है, और आज वो हमारे यहाँ हिट कर गया है तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में, और 3-4 जिले पास वाले बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। तो इस तरह से उद्योगों में आना पड़ा, क्योंकि जब तक उद्योग धंधे नहीं होंगे तो हमारे यहां जो जनता है ये क्या करेगी। आज तक भी अपने देश में एक चैलेंज बना हुआ है कि हाथों को काम कैसे दिया जाए। व्यक्ति काम करने को इच्छुक है, पर काम कैसे करे, क्या करे, कौन सा काम करे, क्योंकि अगर एक खेत में 2 लोगों से खेती हो सकती है, घर के 5 लोग लगे हो, 3 लोग तो बेरोजगार, वो तो खाली है, तो लगे हुए। अर्थशास्त्र मानता है, अर्थशास्त्र का कहना है कि अगर जरूरत से ज्यादा लोग किसी भी काम धंधे में लगे तो बाकी बेरोजगार हैं, तो अपने आप को भले रोजगारी तो समझते हो। तो अब उद्योगों की जरूरत पड़ी। मैंने अभी पिछली बार आप लोगों को समझाया था कि नरेगा क्यों शासन ने चलाया, उद्देश्य वही, खाली लोगों को रोजगार देना। अब उद्योग अपने देश में पहले से इतने ज्यादा नहीं थे, जो अंग्रेजों ने छोड़े वही थे मुख्य रूप से। तो इसके लिए शासन ने आकर्षण दिए विदेशी नियोजकों को, नियोक्ताओं को, कि आप आइए हमारे यहां अपने कर्मचारी लगाइए, निवेश करिए, पैसा लगाइए, हम ये सुविधा देंगे, हम वो सुविधा देंगे, कच्चा माल उपलब्ध मिल जाएगा, हमारे यहाँ संसाधन खूब हैं, प्राकृतिक संसाधन सारे खूब हैं, आप आए। और उनको आकर्षित करा गया कि निवेश करिए हमारे यहाँ पर, फैक्ट्रियां लगाइए। लेकिन क्योंकि देश नया आजाद हुआ था और कोई इतना आसानी से समझ जाए कि हम इनके यहां जाकर के लाभ में ही रहेंगे, इतना आसान बात नहीं होती। तो शासन ने कहा ठीक है, आप अपना जहां भी प्रोडक्ट बनाते हैं वहां से आइए, हमारे यहाँ कुछ तो अपना काम धाम करिए, मेड इन इंडिया पर आ जाइए। वो लोग आए, वहां पर अपने उद्योग लगाए, और उनमें से लोगों को कार्य दिया जाए, इस पर यह उद्योग क्षेत्र की प्राथमिकता दी गई, ये था। तीसरे पर आए हम लोग, जो हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना चली, 5 ईयर प्लान चला, वो 61 से लेकर के 66 तक चला। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक ये चली, और इसमें जो जोर दिया गया वो था आत्मनिर्भरता का। बात वही आ गई घूम फिर के जो मैं अभी तक समझा रहा था कि हम कैसे आत्मनिर्भर बने, कैसे हम सेल्फ रिलायंट बने। सेल्फ रिलायंस भी कोई चीज है, हमें सेल्फ रिलायंट बनना है। हम दूसरे देशों पर
हर छोटी छोटी चीज के लिए निर्भर ना करें, हर बात पर हम बस दूसरों पर ही निर्भर, केवल आयात पर ही निर्भर। निर्यात हमारा कम है, आयात हमारा ज्यादा है, तो हमारा जो व्यापार संतुलन वो तो डगमग चल रहा। जब व्यापार संतुलन डगमग चल रहा है तो अर्थव्यवस्था हम कैसे इतनी मजबूत कर ले जाएंगे। तो ये इस तरह से देखा जाए तो 61 से 66 तक हम सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता पर काम किए। हमारी पंचवर्षीय योजना इसके लिए चलाई गई, शासन ने इस पर खूब पैसा खर्च किया। हालांकि उसके पॉजिटिव इफेक्ट, पॉजिटिव रिजल्ट्स भी देखने को मिले। लेकिन इसी बीच हमारे यहाँ कुछ इंडो चाइना वार 62 में हो गया, उसका बड़ा प्रभाव देखने को मिला, जिसमें हम लोग देखिए, युद्ध एक ऐसी चीज है जो किसी भी देश को पीछे धकेल देता है। जो जीत रहा देश होता है वो भी अर्थव्यवस्था में पीछे धकेल जाता है। अभी आप देख रहे हैं रूस, रसिया, कितना बड़ा देश, दुनिया का सबसे बड़ा देश। एशिया देख लो तो आधा एशिया के लिए रूस है, आधे में सब लोग लगभग। और उसी में से सन 90-91 में कट्टर बना एक छोटा सा देश, हो सकता है उतने बड़े बड़े रूस में जिले हों, एक देश, और 2-2.5 साल से चल रहा युद्ध, ना कोई जीत रहा ना कोई हार रहा, ये स्थितियां उत्पन्न है। तो उसमें हम लोग थोड़ा पीछे हो गए, और उस बीच हम 3 साल के गैप पर आ गए। मतलब ये कहना है मेरा कि बीच में 1966 से 1969 तक हम 5 ईयर का जो प्लान था, इसमें 3 ईयर का एक गैप हो गया। 3 ईयर का गैप जरूर हुआ, 3 वर्षों का गैप हो गया। लेकिन ये गिनने में, वर्ष गिनने में 3 वर्ष थे, हम लोग बहुत पीछे चले गए, काफी नुकसान उठाना पड़ा। यही कारण है कि हमें फिर से लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था कि जय जवान जय किसान। हमें किसानों को फिर से आगे बढ़ाना पड़ेगा, कृषि क्षेत्र को हमें मजबूत करना पड़ेगा। लेकिन अब समस्याएं तो हल ही करनी थी, क्योंकि हमारा देश ऐसा नहीं था सारी चीजों पर एक साथ फोकस कर सके, एक साथ सारे क्षेत्रों में फोकस कर सके। तो इस वजह से फिर से यही हुआ कि पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करा जाए और उन पर अच्छे से अमल किया जाए, जिससे देश को विकास की गति पर, पटरी पर लाया जा सके। अब ये वो वर्ष था सन 19, देखिए बहुत ध्यान समझिएगा, 3 वर्ष का गैप हुआ और अब 69 से फिर से नई योजना शुरू होने जा रही है। गिनती में भले वो हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना है, लेकिन ये 1969 में प्रारंभ हो पाई। जिसे प्रारंभ होना था 66 में, वो 69 में प्रारंभ हो पाई, और ये चली हमारी योजना 1974 तक। और इस 1974 तक में जो लक्ष्य रखा गया था, उसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन। कई बार आज भी आप लोग राजनीतिक मुद्दे सुनते होंगे, पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करती रहती हैं और उसमें यही कहती हैं कि फला सरकार 60 साल से गरीबी दूर करे, गरीबी नहीं दूर हो पाई। ये सुनते रहते होंगे आप जरूर। देखिए, गरीबी उन्मूलन, इसमें यह नहीं कहा सकता कोई सरकार काम नहीं किया। अब आपकी सरकार भी अच्छा काम कर रही, तत्कालीन सरकारें भी अपने अनुसार अच्छा ही काम कर रहे थे, उनमें कोई ऐसी बात नहीं थी जिस पर हम लोग कोई कमेंट करें। वो तो राजनीति और राजनीति के लोग जाने। गरीबी उन्मूलन मुख्य लक्ष्य रखा गया कि देश से गरीबी दूर की जाए। देखिए, गरीबी एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति को वैसे ही हर तरह से निम्न स्तर पर धकेल देती है। तुलसीदास जी ने भी रामायण कहा है, सक्षम को नहीं दोष गोसाई। तो दोष किसका? जो अक्षम है, जो गरीब है। गरीब हर तरह से दोषी। आप गरीब हो तो जनता आपको, जो आपके आसपास रहने वाले, दोषी मान लेंगे। खैर, ये तो बीच में थोड़ा सा आपका मूड चेंज करने के लिए मैंने ऐसी बात कह दी कि टॉपिक लंबा हो जाए तो ऊब न जाए, पर इन डिटेल बताना चाहता था मैं सारी बातें। तो इस तरह से गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया कि गरीबी उन्मूलन किया जाए और विकास कार्य थोड़ा तेजी से बढ़े।
विकास कार्यों को बढ़ावा दिया जाए। इसके बाद जो हमारी अगली पंचवर्षीय योजना आई वो थी 1974 से 1978 की। ये थी हमारी 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 की। अकेली ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जो पूरे 5 साल नहीं चल सकी थी। किन्हीं कारणों से, वो कारण क्या थे उन पर चर्चा करना फिर कभी देखा जाएगा, राजनीतिक कारण क्या होते हैं, किन कारणों से। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब शासन बदल जाता है तो बहुत सारी चीजें बदल जाया करते हैं। कोई भी शासन बदले कुछ ना कुछ तो परिवर्तन हम जनता को देखने ही पड़ते हैं। तो उसी में इसमें भी उन्होंने यही रखा कि हमें गरीबी को हटाना है और आत्मनिर्भर बनना है। फिर से यही रखा गया लक्ष्य कि गरीबी हटाना और आत्मनिर्भर बनना, यानी जो लक्ष्य ऊपर नहीं प्राप्त किए जा सके उनको प्राप्त करने के लिए, जो लक्ष्य ऊपर नहीं प्राप्त कर सके उनको प्राप्त करने के लिए एक पंचवर्षीय योजना फिर से चलाई गई। बहुत ध्यान से सुनते रहिएगा क्योंकि बहुत विस्तार से मैं आपको सारी जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूं और इनको ज्यादा से ज्यादा याद भी रखना ही होगा। तो 78 तक चली, ये लगभग 4.5 साल के आसपास चली थी। सीधे आप न जोड़ लीजिएगा कि ये तो 4 ही साल आ रहे हैं, क्योंकि 4 साल में 78 तो तब तक है जब तक दिसंबर न बीत जाए। तो ऐसा भी है, तो लगभग 4.5 साल योजना चली थी। उसका शासन में परिवर्तन है, कुछ तरह परिवर्तन है, वो नए सिरे से नई योजना चालू हुई। इसके बाद बीच में 1-2 वर्षीय गैप हमें फिर से देखने को मिला। भाई उठापटक सब चलते रहते हैं। ये गैप 1978 से 80 तक का था। इसमें एक 2 इयर्स का गैप हमें देखने को मिला। ये इस बीच पंचवर्षीय योजना नहीं चल पाई। इसके बाद फिर 6वीं पंचवर्षीय योजना आई जो 1980 में इस पर रखा गया विचार कि फिर से अपने देश को ग्रोथ पर ले जाने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं पर जाया जाए। और इसमें ये योजना 85 तक चली, 85 तक चली। और इनका जो टारगेट था वही जो हमारी 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, यही लक्ष्य रखा गया कि भाई गरीबी को हटाना और आत्मनिर्भरता को लाना। क्योंकि बीच में उठापटक के कारण हम लोग इसको प्राप्त नहीं कर पाए, तो ये फिर से एक बार टारगेट रख दिया गया कि हमें इसको करना ही है। तो इस तरह से हमने आधी पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं हुई जो कि 2017 तक चली। अगले वीडियो में आपको हम जो 7वीं पंचवर्षीय योजना है इससे 12वीं पंचवर्षीय योजना तक की बातें बताएंगे। तब तक के लिए lots of thanks for watching video and enjoy GK. Prepare well and snatch the success.